यमुना एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन आए दिन यहाँ गंभीर हादसे होते हैं और हो रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर हाल ही में टोल बढ़ाया गया और कहा गया कि रोड सेफ्टी और पुख्ता की जाएगी, लेकिन हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। यमुना एक्सप्रेसवे पर कल हुए हादसे में 5 कार सवार जिंदा जल गए हैं। जी हाँ, 5 लोग जिंदा जल गए। आखिर कहाँ है खामी, क्या है इसकी बड़ी वजह? इसी मुद्दे पर आज हम करने वाले हैं नुक्ताचीनी। इस मुद्दे पर नुक्ताचीनी शुरू करने से पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। यमुना एक्सप्रेसवे पर लगी ये भीड़ एक हादसे के बाद यहाँ पर इकट्ठा हुई है। बताया जा रहा है कि आगरा की ओर जा रही एक बस अचानक डिवाइडर से टकराकर तिरछी हो गई। इस बस के पीछे तेज रफ्तार से आ रही स्विफ्ट कार इससे टकरा गई। स्विफ्ट कार के टकराने के बाद उसमें आग लग गई, जिसकी वजह से उसमें सवार लोग जिंदा जल गए। स्विफ्ट में लगी आग ने बस को भी अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते दोनों वाहन आग की भेंट चढ़ गए। बताया जा रहा है कि स्विफ्ट में कुल 5 लोग सवार थे, जिनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस उनकी पहचान की कोशिश कर रही है। देखिए, अभी हमने डीएम मथुरा से बात की है, एसएसपी मथुरा से बात की है और ये बात निकल के आई है कि 117वें किलोमीटर पर ये दुर्घटना हुई। एक डबल डेकर बस जा रही थी, उसके एकाएक उसके टायर ब्रस्ट होने के कारण वो किनारे पर लड़खड़ा के रुक गई और पीछे से आती हुई तेज गति से आती हुई एक स्विफ्ट कार उसके अंदर घुस गई, जिससे उसके डीजल टैंक में आग लग गई। आग लगने से जो स्विफ्ट में सवार 5 सवारी थे, उस सभी की बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है। बस में जो सवारियां थीं वो सभी उतर गई थी, कुछ लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 5 लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, लेकिन वो ठीक हैं, स्टेबल हैं और सभी खतरे से बाहर है। ये बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई है इस तरह की आग लगने की। यह हादसा सुबह 9 बजे के करीब हुआ। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हादसा होने के 45 मिनट बाद तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पर नहीं पहुंची और इक्का दुक्का पुलिस वालों को छोड़कर पुलिस की कोई टीम नहीं आई। यमुना एक्सप्रेसवे पर आगरा की तरफ से आ रही बस डिवाइडर से टकरा करके रोड की तरफ जो है भागने लगी, जिससे कि पीछे से आ रही एक मारुति शायद संभवतः स्विफ्ट डिजायर उसमें घुस गई। दोनों में भीषण भिड़ंत के कारण आग लग गई, भीषण आग लग गई। मौके पर हजारों लोग इकट्ठा हैं। आगरा से आने वाले वाहन जाम हो गए हैं, एकदम से पूरा जाम लग गया है। अभी तक शायद संभवतः यहाँ पर आधा से पौना घंटा होने को आ रहा है, दमकल की कोई भी गाड़ी नहीं आ पाई है। पुलिस भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। जो यमुना एक्सप्रेसवे पे सिक्योरिटी की बतौर जो घूमते हैं, बस वो 1-2 सिपाही घूम रहे हैं। कोई भी इंतजाम राहत कार्य से संबंधित यहाँ नहीं है। संभवतः ऐसा भी लग रहा है कि मारुति स्विफ्ट डिजायर में कोई आदमी फंसा भी है, जिसका सर वीडियो में भी दिख रहा है जलता हुआ। इतनी लापरवाही के यहाँ बताते हैं कि सिक्योरिटी के रूप में यमुना एक्सप्रेसवे की गाड़ियां अलग घूम रही हैं, गश्त वाली पुलिस अलग घूम रही है, लेकिन कोई भी यहाँ उपलब्ध नहीं है। ना ही सबसे बड़ी बात है कि दमकल नहीं है। अगर दमकल की व्यवस्था हुई होती, दमकल की गाड़ियां आई होती, तो संभवतः अब तक आग पर काबू पाया जा सकता था, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हुई है। इस हादसे की वजह से एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लग गया, जिसे खुलवाने के लिए पुलिस की समुचित व्यवस्था नहीं थी। यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा होना आम बात है। यहाँ पर आए दिन हादसों में लोग अपनी जान गंवाते हैं, लेकिन एक्सप्रेसवे और पुलिस की ओर से ऐसे उपाय नहीं किए गए जिनमें इन हादसों पर लगाम लगाई जा सके। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2022 में यमुना एक्सप्रेसवे पर कुल 262 हादसे हुए, जिनमें 91 लोगों की जान गई और 559 लोग घायल हुए। साल 2023 में जनवरी से लेकर अक्टूबर तक 341 हादसे हुए, जिनमें 80 लोगों की मौत हुई और 596 लोग घायल हो गए। यमुना एक्सप्रेसवे ने हाल ही में टोल बढ़ाया और वक्त वक्त पर टोल बढ़ाया जाता है, लेकिन बेसिक सुविधाओं की बात करें तो इस एक्सप्रेसवे से नदारद हैं। पहले तो एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर पर क्रैश बैरियर्स भी नहीं दिखे थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हादसे होते थे।
डिवाइडर पर क्रैश बैरियर इस वजह से लगाए जाते हैं ताकि एक लेन की कार डिवाइडर से उछलकर दूसरी तरफ से आ रहे वाहन से टकरा न जाए। कुछ साल पहले ही पूरे एक्सप्रेसवे पर क्रैश बैरियर्स लगाए गए हैं, जिसकी वजह से हादसों में थोड़ी कमी आई है। लेकिन IIT के सेफ्टी ऑडिट में भी इस एक्सप्रेसवे पर कई त्रुटियां बताई गई थीं। कोहरे के मौसम में तो इस एक्सप्रेसवे पर बहुत ज्यादा हादसे होते हैं। 165 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत अगस्त 2012 में हुई थी। तब से लेकर अब तक कोई ऐसी तकनीक या व्यवस्था नहीं बनाई गई जिससे कोहरे में होने वाले हादसों पर लगाम लगाई जा सके। दिल्ली से यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल जाने के लिए इसी एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक कई गुना बढ़ा है, लेकिन सुरक्षा मानकों को कसौटी पर नहीं कसा गया, जिसकी वजह से हादसों पर लगाम नहीं लग पाई है। यहाँ आपको ये भी बताते हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनाया गया था। इस एक्सप्रेसवे का संचालन JP ग्रुप करता है। इस मुद्दे पर हमारे कुछ सवाल हैं। पहला सवाल, यमुना एक्सप्रेसवे पर हाल ही में फिर टोल बढ़ाया गया, लेकिन जानलेवा हादसों को रोकने की बेसिक सुविधाएं क्यों नदारद हैं? कोहरे की वजह से दिसंबर जनवरी में ज्यादा हादसे होते हैं, अभी तो उतना घना कोहरा इस बार हुआ भी नहीं, फिर ऐसे हादसों की वजह क्या है? एक्सप्रेसवे पर रोड सेफ्टी को लेकर और क्या क्या होना चाहिए, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दो खास मेहमान, उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं विक्रम सिंह जी जो कि पूर्व DGP हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ में जुड़े हुए हैं मधुसूदन शर्मा जी जो कि रोड सेफ्टी एक्सपर्ट हैं। चलिए दोनों से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। विक्रम जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी, आपका इसके बारे में क्या कहना है? आपको क्या लगता है कहाँ खामियां हैं? जी नमस्कार, आपको भी, मधुसूदन जी को भी, आपके सुधी दर्शकों को भी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह अत्यंत भयावह स्थिति है और देश में जो रोड एक्सीडेंट से मृत्यु होती है वो हत्या के अपराध से तिगुनी होती है। तो इससे अंदाज लग जाएगा कि कितनी बड़ी संख्या में भारतवासी रोड एक्सीडेंट से मारे जा रहे हैं। सबसे पहले लाइसेंसिंग। जब हम ड्राइविंग लाइसेंस लेते थे, जब मैंने लिया था 1967 में, तो मेरे 2 दिन उसकी परीक्षा हुई थी और तमाम परीक्षण हुए थे। आज वो सब चीजें एक तरीके से समाप्त हो गई हैं और रूटीन में सबको लाइसेंस मिल जाता है। जब रिन्यूअल होता है तो उसका परीक्षण नहीं होता है। तब ड्रंकन ड्राइविंग यानी शराब पी करके नशा करना एक बहुत ही रेयर अपराध होता था। आज की तारीख में अगर आप रात में चेकिंग करें, जो पुलिस अधिकारी हमें बताते हैं, मैं विश्वास नहीं करना चाहूंगा, 25% ड्राइवर्स नशा करके चलाते हैं। रोड कंडीशंस, लाइट कंडीशंस, डिपर का गलत इस्तेमाल, डिपर का जो कर्टसी होती है, जो उसका शिष्टाचार होता है, उसका पालन न कर देना। इसके अलावा रोड कंडीशंस, आपने बताया, मैं जहां बैठा हूं इस वक्त रोड एक्सीडेंट से वो बहुत दूर नहीं है, मैं भी उसी पे चलता हूं। लेकिन जो भयावह स्थिति, मैं भयावह कह रहा हूं, आपने कहा था कि तुरंत इमरजेंसी रिस्पॉन्स है और आपकी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम्स हैं, आपकी तुरंत पहुंचने वाले त्वरित फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं 5 लोग अगर जल के मर गए। ये इससे अगर हम नसीहत ले लें तो ये भयावह स्थिति नहीं। जॉन डन ने एक कविता लिखी थी, आई रन टू डेथ एंड डेथ रन्स टू मी एज फास्ट एंड ऑल माई प्लेजर्स आर लाइक दोज ऑफ यस्टरडे। घायल को अस्पताल ले जाने में प्रमाद, अस्पतालों का इलाज करने में प्रमाद। अस्पतालों का ये कहना है मेडिको लीगल है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस ये स्पष्ट कहती हैं पहले इलाज कीजिए, बाद में कानूनी दांव पेच प्रक्रिया देखिएगा। नहीं करेंगे तो अस्पताल का लाइसेंस, नर्सिंग होम का कैंसिल हो सकता है। इसके अलावा जो ले जाता है गुड समैरिटन पॉलिसी, उसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा। यहाँ पर विक्रम जी, अगर हम बात करें 45 मिनट बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं, अगर वो पहले पहुंच जाती तो शायद बच सकती थी जाने। बिल्कुल बच सकती थी। और मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से गाड़ियों में अब आग लग रही है, ये एक भयावह स्थिति है। आप याद करें, जब आप छोटी नहीं होंगी तो गाड़ियों में आग नहीं लगती थी। अब चूंकि CNG का प्रचलन हो गया है, जिस तरीके की गाड़ियां आ रही हैं, ऑटो लॉकिंग सिस्टम है, वो खुल नहीं पाती हैं और लोग उसी में बिल्कुल भस्म हो जाते हैं। तो नए गैजेट्स आए हैं। मैंने अभी कल ही एक मंगाया है Amazon से 650 रुपए का, जो कहता है कि आग की स्थिति में आप शीशा तोड़ सकते हैं। निहायत निरर्थक, और मैं संस्तुति करूंगा, उसको बिल्कुल न खरीदें। बेहतर होगा, मधुसूदन बताएंगे, अपनी गाड़ी में हथौड़ा रख लें, एक आगे और पीछे,
50 रुपए का आता है, क्या भगवान न करे किसी को ऐसी स्थिति का सामना पड़ना हो, कम से कम हथौड़ा आपको मालूम है, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जो अमेजॉन वगैरह पे फालतू के गैजेट्स आ रहे हैं, इसका इस्तेमाल न करें, क्योंकि ये ऐन मौके पे ये धोखा देंगे आपको। जैसे कहते हैं कि ये आपने अच्छा पॉइंट उठाया गैजेट्स के बारे में, क्योंकि लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, ऑर्डर कर लेते हैं, सोचते हैं कि वक्त होगा तो काम हम इससे करेंगे, लेकिन क्या कितना आप यकीन कर सकते हैं इस तरह की चीज़ों पर। मधुसूदन जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। आपको क्या लगता है किस तरह की कमियां हैं? इतना सब टोल बढ़ा दिया जाता है, सब कुछ सारे लोगों से इस तरीके की सुविधाएं ली जा रही हैं, उनसे टोल ज़्यादा लिया जा रहा है, लेकिन फिर हादसे क्यों नहीं कम हो रहे हैं? इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2019 का जो कानून अमेंडमेंट हुआ, रोड सेफ्टी या मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में, उसमें बहुत सारे अमूलचूल परिवर्तन तो कर दिए गए, नए प्रोविजंस रोड सेफ्टी के लागू कर दिए गए, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन देखें तो ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल जीरो है। हमें कोई इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं आता, और तो उसी का रिजल्ट है कि सड़क हादसों में, मृत्यु में और जो इंजरीज हो रही है रोड पे, उस पर कोई कमी हमें नजर नहीं आ रही है। इसका मुख्य रीजन मैं ये बताऊंगा कि जो स्पीडिंग है, स्पीडिंग को मैनेज करने का हमारे यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। रिसेंटली वेस्ट बंगाल ने एक स्पीड मैनेजमेंट पॉलिसी अपने स्टेट के लिए लेके आए हैं, लेकिन अभी वो तो केवल कागज का एक डॉक्यूमेंट बना है। उसको इम्प्लीमेंट करने, एनफोर्समेंट करने के लिए रोड पे बहुत सारे इंजीनियरिंग मेजर्स जो है इंजीनियर्स को या जो रोड ओनिंग एजेंसीज है उनको लेने पड़ेंगे। रोड सेफ्टी से रिलेटेड अगर अपन देखें तो हमारे यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा जो रोड सेफ्टी के मेजर्स है, इंजीनियरिंग मेजर्स जिसे मैं कहते हैं, जो अभियांत्रिकी जो तरीके हैं रोड पे, वो हमें नजर नहीं आते हैं। उसी का रीजन है कि लोग हाई स्पीड पे चले जाते हैं, और इंडिया में लगभग जो 80% जो होते हैं वो हाई स्पीड से हो रही है, स्पीड का कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे ही हम, जैसा कि अब मेरे पूर्व वक्ता ने भी कहा कि जैसे ही हम अगर हाईवे पे जाते हैं, स्टेट हाईवेज और सिटीज में तो पुलिस वगैरह रहती है, लेकिन हाईवेज पे हमें कोई किसी तरीके का मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, हमें एनफोर्समेंट का मैकेनिज्म नहीं दिखता है। उसी का रीजन है कि हमारे इंडिया में हाईवेज का जो रोड नेटवर्क में कंट्रीब्यूशन वो 3% है, लेकिन सड़क हादसों में, मृत्यु में और जो अपघात होते हैं सड़क जो है रोड पे, उसका परसेंटेज 30 से 35% है। मधुसूदन जी, अगर हम यमुना एक्सप्रेसवे की ही बात करें तो डिवाइडर पर क्रैश बैरियर्स लगवाए गए थे, बहुत हादसे बढ़ रहे थे, उसके बाद क्रैश बैरियर्स लगवाए गए थे, लेकिन उसके बाद भी थोड़ी बहुत कमी आई उससे। लेकिन आपको क्या लगता है कौन कौन से लेवल पे खामियां हैं? हम चाहेंगे आप वो स्पेसिफाई करें। देखिए, इसमें जो ड्राइविंग बिहेवियर है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो है कि चाहे कितने भी जैसे क्रैश बैरियर उन्होंने लगाए, लेकिन स्पीड अगर हमारी इतनी खतरनाक होगी कि वो क्रैश बैरियर भी काम नहीं करेंगे, और अगर रिजल्ट हमने देखा कि 5 जो है युवाओं की उसमें मौत हो जाती है, तो हमें कहीं ना कहीं हमारे जो रोड सेफ्टी बिहेवियर है उसको भी हमें सुधारना पड़ेगा। और स्पेशली जो है, जैसा कि एक स्टडी ने भी कहा है कि जैसे ही हम अगर 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बताते तो 3% रिस्क हमारा बढ़ जाता है। तो इसे में लगता है कि अगर हमारी गाड़ी 100 से अबव चल रही है और अगर क्रैश होता है तो मुझे नहीं लगता कि उसमें बचने के कोई चांसेस होते हैं। जो सेफ स्पीड हमारे यहाँ मानी जाती है वो बहुत ही कम, वो जो 40-50 के आसपास मानी जाती है, पर नेचुरली हाईवेज जो है बहुत अच्छे इम्प्रूव्ड हाईवेज है, स्पीड वो बहुत अच्छी स्पीड दे पाते हैं। लेकिन हमारी जो है, हम मोर्च पे यही मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज से लगातार यही हम गुजारिश करते रहते हैं कि आपने एक तरफ स्पीड तो बढ़ा दी, लेकिन रोड सेफ्टी के मेजर्स वहाँ पे लिए नहीं, ड्राइवर्स की काउंसलिंग है नहीं, मॉनिटरिंग कुछ है नहीं, तो उसका रिजल्ट जी रोडवेज की बस थी जिससे ये हादसा हुआ है, रोडवेज की बस थी, तो स्पीड को लेकर क्या कुछ किया जाना चाहिए? और देखिए, जो स्पेशली जो पब्लिक कैरिज ट्रांसपोर्ट है, स्पेशली रोडवेज बसेज हैं, उनमें स्पीड गवर्नेंस का प्रोविजन उसमें जरूर होना चाहिए, जिससे कि वो स्पीड को मेंटेन किया जा सके। और ड्राइवर्स को भी जो है इसके लिए हमें ड्राइवर्स को भी, क्योंकि जब अगर 50 लोगों को अगर बिठा के वो चला रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी 50 गुना बढ़ जानी चाहिए। तो ये जिम्मेदारी का भाव जब तक ड्राइवर्स में नहीं आएगा, जब तक पूरे रोडवेज सिस्टम को जो मैनेज करते हैं जो ऑफिसर्स हैं उनमें इसका भाव नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता कि रोड इन बसों के और इनके एक्सीडेंट्स में कोई कमी आएगी नियर फ्यूचर में भी।
बिल्कुल, तो स्पीड को लेकर यहाँ पर और भी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। लोग अपने आप ही स्पीड को ध्यान में रख के ड्राइव करें। अगर हम यमुना एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, इतने हादसे यहाँ पर हुए हैं। 2023 की हम बात करें तो यहाँ पर अक्टूबर तक 2023 जनवरी से अक्टूबर तक 341 हादसे हुए हैं। तो हादसे जो हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर होते हैं हर साल। कोहरे की भी हम बात करेंगे विस्तार से, लेकिन यहाँ पर मैं विक्रम सिंह जी के पास जाना चाहूँगी। विक्रम जी, यहाँ पर हम जानना चाहेंगे, स्पीड को लेकर बात हो रही है कि स्पीड को लेकर ध्यान रखना चाहिए। आपको क्या लगता है और क्या हो सकता है? अगर सबको ध्यान रखना ही है तो स्पीड को लेकर और क्या एहतियातें बरती जा सकती हैं? मुझे खुशी है कि आपने इस बिंदु को उठाया है। ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। आपने भी देखा होगा, हम सब लोग हाईवे पे चलते हैं और ये मालूम पड़ता है, एक SMS आ जाता है कि आपकी गाड़ी ओवर स्पीडिंग कर रही थी, चालान इतना भर दीजिए। ये हमारे कर्तव्य की इतिश्री नहीं होती है। आप दुबई जाएं, USA जाएं, जर्मनी जाएं, ऑटोबान पर स्पीड करिएगा, पुलिसकर्मी आकर के तुरंत आपको रोकेगा, चालान काटेगा, चेक करेगा कि हमने शराब पी है या नहीं पी है। इस तरीके से मूक दर्शक हो करके बने रहना और चालान का SMS भेज देना, ये पर्याप्त नहीं है। उसी प्रकार की फायर ब्रिगेड जाते 45 मिनट बाद, नाम है उसका QRT, क्विक रिस्पांस टीम। अगर 45 मिनट बाद अगर क्विक रिस्पांस है तो मैं जानना चाहूंगा कि लेट रिस्पांस फिर क्या होगा। 45 मिनट में तो सारा खेल खत्म हो गया और हो गया। इसमें कम से कम मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार का आप टोल लेते हैं, 5 मिनट से ऊपर अगर आपका रिस्पांस है तो आप वहां रहने योग्य नहीं है। आपकी प्रॉपर सर्वेलेंस। दूसरा है, जैसे हर जगह है, आप जितना हमसे टोल वसूल रहे हैं, एक डिजिटल स्मार्ट कंट्रोल रूम बनाइए। जितनी भी स्पीडिंग व्हीकल्स जा रही हैं उनको चिन्हित कीजिए और अगले टोल पे रोक करके ड्राइवर को सख्त हिदायत दीजिए कि आप अगर इसी तरह से अगर आपने गाड़ी चलाई तो आपका लाइसेंस भी निरस्त होगा, गाड़ी भी जब्त हो जाएगी आपके गंतव्य पे पहुंचने के बाद। लेकिन बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता। हमारे बड़ा उदार दृष्टिकोण है इन सब चीजों में। जी, यहाँ पर मैं स्पीड मीटर की बात, क्योंकि आपने अभी रेफर भी किया था स्पीड मीटर, तो जब स्पीड मीटर होते हैं तो लोग देखते हैं दूर से, हल्की करते हैं स्पीड, उसके बाद फिर से तेज हो जाती है। इसके लिए क्या किया जाए? दुर्भाग्य ये है, अब ऐसे ऐप आ गए हैं, ऐप फोन पे डाउनलोड कीजिए, वो पहले ही आपको फोन कर देंगे। जैसे नकलची को पर्चा आउट कर दिया जाता है, आगे इतनी दूर पर आपके स्पीड कैमरास लगे हुए हैं। पहले तो इन ऐसे वाहियात ऐप्स को कीजिए बैन, क्योंकि ये अपनी मौत को दावत देने के बराबर है और इस तरीके की अस्वस्थ परंपरा के लिए कोई ऐप की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके के हमारे स्पीड चेकिंग कैमरास होते हैं वो पूरी तरीके से गुप्त होने चाहिए। उनका अगर हम घोषणा करके लगाएं तो वो भी ठीक नहीं, बिल्कुल गुप्त स्थान पे रहें। और जैसे स्पीड रडार्स होते हैं, पता भी नहीं लगता है और आदमी पकड़ जाता है, क्योंकि अगर हमें मालूम है कि इस चौराहे पे है, परी चौक पे है, यहाँ है, तो हम अपने आप धीमे कर लेंगे। लेकिन मालूम है कहीं पर भी अगर चेकिंग हो जाएगी तो आदमी सावधान रहेगा। बिल्कुल, यहाँ पर ये जो स्पीड चेक की जाती है, जो कैमरे हैं, ये बिल्कुल छिपके लगने चाहिए, लोग समझ ना पाए कि कहाँ पर है, क्योंकि लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो स्लीपर बस तो अलाउड ही नहीं है, स्लीपर बस कैसे चली आखिर? कैसे चली एक्सप्रेसवे पर? विक्रम जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? स्लीपर बसेस तो अलाउड ही नहीं है, स्लीपर बसेस अलाउड नहीं है, तो आखिर कैसे चली वो एक्सप्रेसवे पर? इसका स्पष्ट एक संकेत नहीं, ये टंकार के साथ कह रहा है कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, स्थानीय पुलिस, RTO, ट्रांसपोर्ट विभाग और जो हाईवे अथॉरिटी, ये पूरी तरीके से जिम्मेदार है। क्योंकि स्लीपर बस कोई ऐसी माचिस की डिब्बी नहीं है कि जेब में डाली और हम गंतव्य तक पहुंच गए। ये इतना बड़ा वाहन जिसमें कम से कम 50 लोग अगर बैठे हैं, ड्राइवर कंडक्टर मिला ले तो 57 से 60 हो जाते हैं और वो बिल्कुल चली जाती है, नियमित रूप से जाती हैं, बड़ी संख्या में जाती हैं। तो ये संगठित अपराध और संगठित भ्रष्टाचार मैं इसको मानता हूं। ऑर्गेनाइज्ड करप्शन, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन, इसकी तह में अगर जाएं तो तीनों विभागों की जिम्मेदारी है। ऐसा कैसे हो जाएगा कि हम इसकी अनदेखी कर लें? बिल्कुल, यहाँ पर ये सवाल भी है कि आखिर जो अलाउड ही नहीं है ये बस, कैसे एक्सप्रेसवे पर थी? मधुसूदन जी, जो कई हादसे जो होते हैं, अगर हम पूरे नज़र डालें डेटा पर, तो सुबह के वक्त लोग नींद में होते हैं या फिर देर रात लोग नींद में होते हैं और हादसे हो जाते हैं, स्पीड ज़्यादा होती है। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है?
इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण दूंगा। आपने शायद लोग पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं कि जो मुंबई और पुणे एक्सप्रेसवे था, वहाँ पे भी यमुना एक्सप्रेसवे की तरह वो भी बदनाम था रोड एक्सीडेंट्स के लिए। लेकिन विगत 2 सालों में वहाँ पे इतने अच्छे इंटरवेंशंस हुए, और जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि इसमें बहुत सारे जो स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक्चुअली रोड सेफ्टी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स शामिल होते हैं। उसमें पुलिस भी होती है, ट्रांसपोर्ट भी होता है, और जो रोड बनाती हैं, रोड ओनिंग एजेंसीज हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल रहता है। तो इनके संपूर्ण समन्वय से ये चीजें हम कर सकते हैं। और आपके सवाल का जवाब मैं दूंगा, लेकिन जो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से हम काफी कुछ चीजें सीख सकते हैं। वहां पे कैसे जो है चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं, स्पेशली सुबह के टाइम पे। जो आपने सही कहा कि सुबह के टाइम जब नींद में होता है, लोग गंतव्य के अपने पास में होते हैं, तो थोड़ा सा और अपने गंतव्य तक पहुंचने में थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं, उसमें वो एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो हमें पहला तो जो ऑलरेडी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस इंडिया में हैं, कई हाईवेज पे चल रही हैं, उनका रिजल्ट हमने देखा कि लगभग लास्ट जो 2023 था, 22 और 23 में लगभग 50% रिडक्शन उन हाईवेज पे हुए हैं। तो हमें उनसे भी सीखना चाहिए। NHAI को ये जरूर प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसे अच्छे अनुभवों से सीखें। और दूसरा जो हाईवे पेट्रोलिंग और हाईवे पुलिस का रोल, हाईवे पुलिस वैसे प्रोविजन है नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हाईवेज का अगर अपन कंट्रीब्यूशन देखें, जैसे 30-35% अपन, मैंने कहा कि डेथ में कंट्रीब्यूशन रहता है, तो वहां पे उनका भी प्रावधान, जैसे महाराष्ट्र में इसका प्रावधान है। अभी हाल ही में पंजाब में जो है ट्रैफिक पुलिस का जो रोल बदल के और उसको सेफ्टी पुलिस का नाम दे दिया गया है। तो वैसे ही हाईवे में भी ऐसे प्रोविजंस मुझे लगता है कि करने चाहिए। और अगर ऐसे प्रयास समेकित प्रयास होंगे सभी रोडों ने, सभी एजेंसीज के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि सड़क हादसों में जरूर कमी होगी। और हमारा जो 2030 तक का जो टारगेट है कि हमारे सभी एक्सीडेंट्स और इंजरीज को 50% रिडक्शन करना है, उस गोल को हम अचीव कर पाएंगे। बिल्कुल। यहाँ पर विक्रम जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। दिसंबर और जनवरी के महीने की हम बात करें तो कोहरे की वजह से हादसे होते हैं, हर साल वो गिनती बढ़ती है। तो उसको लेकर क्या मैकेनिज्म है? क्या कोई मैकेनिज्म अब तक बन नहीं पाया है? जो है वो काफ़ी नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं केवल यही निवेदन करना चाहूंगा कि मैं किसी क्रांतिकारी संस्कृति को नहीं करूंगा कि आप हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करें, वो होने वाला नहीं है। लेकिन जो हमारे संसाधन हैं, फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंस है, रेस्क्यू टीम्स है, QRT है और रडार्स है, स्पीड रडार्स, उनका सदुपयोग, ड्रंकन ड्राइविंग के ऊपर नियंत्रण। और आपने देखा होगा कि दिसंबर और जनवरी के महीने में एक्सप्रेसवे के अथॉरिटीज ने यह स्पष्ट कहा था, अरुण वीर सिंह का एक सर्कुलर आया था कि कोई भी वाहन, उसकी अपर स्पीड लिमिट अब 70 होगी। आप ये मान के चलिए कि मुझे तो दिखाई ही नहीं पड़ी दिसंबर और जनवरी में कि कोई वाहन 70 पे चल रहा हो। हमें दिखाई ये पड़ा कि मिनिमम स्पीड 100 थी। और जब मैं मिनिमम स्पीड 100 कह रहा हूं तो मेरा ड्राइवर मुझसे पूछा था कि सर हम ही सबसे पीछे, हमसे सब आगे निकल जाएंगे, कि आप नियम का पालन कीजिए, अगर आपके ऊपर जो निर्देश आए आप उसका पालन करें, बाकी क्या करता है मेरी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये आता है कि अगर हम आदेश पारित करते हैं, कम से कम उसका अनुपालन तो होना चाहिए कि आदेश पारित करने से कर्तव्य की इतिशील थोड़ी हो जाती है। बिल्कुल, अगर कुछ कहा जाता है तो लोगों को मानना चाहिए, उनकी सेफ्टी के लिए ही बात की जाती है। मधुसूदन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जल्दी से आप बताइए कि जो कोहरे को लेकर इस तरह के हादसे होते हैं, उस पर आपकी क्या राय है? मुझे लगता है कि जो ड्राइवर्स हैं, जो व्हीकल यूजर्स हैं, उन्हीं को अपने बिहेवियर में बदलाव लाना पड़ेगा। उनको जो है गंभीरता को समझना पड़ेगा और अपने जान की कीमत उनको समझनी पड़ेगी, अपनी स्पीड उनको कम करनी पड़ेगी और मौसम के अनुसार जो है अपने बिहेवियर को बदल के और ड्राइविंग बिहेवियर को बदल के अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े। मधुसूदन शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी बातें हमें समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस मुद्दे पर हमारी राय है, यमुना एक्सप्रेसवे पर वक्त वक्त पर टोल बढ़ता रहता है, लेकिन बेसिक सुविधाएं नहीं बढ़ती हैं। पहले तो एक्सप्रेसवे पर क्रैश बैरियर्स भी नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हादसे होते थे। कई हादसों के बाद डिवाइडर पर क्रैश बैरियर्स लगाए गए ताकि एक लेन की कार डिवाइडर से उछलकर दूसरी तरफ आकर वाहन से टकरा ना जाए, क्योंकि ऐसा होता था। लेकिन फिर भी हादसे नहीं रुक रहे हैं। तो रोड सेफ्टी से जुड़े कुछ और मानकों पर विचार करना चाहिए। साथ ही एक्सप्रेसवे पर सफ़र करने वालों को रफ्तार पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी दुर्घटना से भली है थोड़ा सा आप आराम से चलें। ये थी हमारी खास पेशकश नुक्ताचीनी। कल किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे।
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।